Okay, so we are about to start the session 2 and before starting मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने पार्टिसिपेंट से कि प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑन रखिए। फैकल्टी को पता नहीं लगता है कि लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। अगर आप कैमरा ऑन रखेंगे एटलीस्ट उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि पीपल आर इंटरेस्टेड। फैकल्टी भी थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे। और ये जो सेशंस हैं यूजुअली जो पे रिलेटेड हैं या लीव रिलेटेड हैं, ये सब तो एक्चुअली आप लोगों को मालूम ही है। अब आप 4-5 साल से गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा आप अपना डाउट्स क्लियर करने का कोशिश कीजिए फैकल्टी से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फैकल्टी आपको सब कुछ बता देगा, बिकॉज थिंग्स आर अनलिमिटेड। आप जहाँ तक ले जा सकते हैं उसको लेते जाइए, है ना। आपके ऊपर है, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए, फैकल्टी को पूछिए, तो फैकल्टी को भी डायरेक्शन मिलती है कि किस डायरेक्शन में सेशन को लेके जाना है। ठीक है। तो आई थिंक कि अभी टाइम हो गया है, सो विवेक जी आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू सर। तो अब ये क्लास सेशन होगा हमारा। और इसमें जो है अ, हम ज्वाइनिंग टाइम रूल कवर करने की कोशिश करेंगे, और ज्वाइनिंग टाइम रूल के साथ हम ये भी देख लेंगे कि हमें टीए और टीटीए कितना मिलता है। सारी चीज़ें जो आपका एलटीसी है जो वो भी टीए टीटीए से लिंक्ड है। आपकी ज्वाइनिंग टाइम भी टीए टीटीए से लिंक्ड है। तो एक ही स्लाइड में सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल है। अब ये जॉइनिंग टाइम रूल ये 1979 में आया था, इसलिए हमें सीसीएस जॉइनिंग टाइम रूल जेटी रूल्स 1979 कहते हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन इसका 19 मई था, यानी कि जिस दिन नोटिफाई हुआ उसके सब्सिक्वेंटली ये इफेक्टिव हुआ। ये किसके लिए अप्लीकेबल है? टू ऑल सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग वर्क चार्ज स्टाफ। अब इसका किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है? रेलवे के लिए नहीं है, आर्म फोर्स के लिए नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आए हैं, जो होल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जिनको कंटीजेंसी फंड ऑफ से मिलता है, उनको नहीं है। कंटीजेंसी फंड से पहले क्लास में भी हमने देखा था, अगर किसी को कंटीजेंसी फंड से सैलरी मिलती है या पे मिलता है तो उसको एलटीसी भी नहीं मिलता। और डेपुटेशन पे भी मिलता है, पर डेपुटेशन पे क्या है? डेपुटेशन गाइडलाइंस क्या कहती है कि जो भी आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगी या जो भी आपको एलटीसी मिलेगा या जो भी बेनिफिट है डेपुटेशन पे आपका, चाहे आपका सीचेस का मेडिकल का बेनिफिट हो गया सीचेस के थ्रू, या आपका ज्वाइनिंग टाइम हो गया, ज्वाइनिंग टाइम पे हो गया, एलटीसी हो गया, अलाउंसेस हो गए, वो सारे म्यूचुअल कंसर्न ऑफ द बोरिंग एंड लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। और वो जो बोरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां आप जाते हैं उसके अकॉर्डिंग में गवर्न होता है। ये एक बेसिक जो फीचर है डेपुटेशन का वो यही है। कुछ डिफिनेशंस आते हैं इसमें ज्वाइनिंग टाइम रूल में। इसमें डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट वो जो होता है जिसमें जो मिनिस्ट्री या जो गवर्नमेंट ऑफिस नोटिफाइड है वो डिपार्टमेंट कहलाता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो डेलीगेटेड ऑफ पावर्स में आते हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो जाते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो पावर है वो फर्दर सब डेलीगेट करते हैं, वो हेड ऑफ द ऑफिस कहलाते हैं। ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है? एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जब आप जाते हैं तो उस बीच बीच की जो पीरियड होती है उसको ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। ट्रांसफर क्या होता है? जब आपका एक जगह से ड्यूटी का जो स्टेशन है वो दूसरे जगह आपको ड्यूटी स्टेशन में भेज दिया जाए तो उसे ट्रांसफर कहते हैं। अब ज्वाइनिंग टाइम किसको मिलेगा? अगर आपका ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट पे हुआ है तो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अगर टेम्पररी ट्रांसफर हुआ है जिसमें 180 दिन से ज़्यादा का आपका वहाँ पे स्टेशन नहीं होने वाला है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता, आपको ट्रांजिट टाइम मिलता है कि आप वहाँ जाते हैं तो आपको कितना समय लगता है आने जाने के लिए, उतना ही आपको ट्रांजिट टाइम मिलता है। अगर कोई ऑफिस बंद हो जाता है और ऑफिस जो है स्कीम रेगुलेटेड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई स्टाफ के थ्रू गवर्न हो रहा है तो स्कीम में जितना पीरियड एडमिसिबल आएगा वो आपको मिलेगा।
अगर कोई ऑफिस बंद हो जाता है, आपको डिस्चार्ज करके किसी दूसरे ऑफिस भेजते हैं, तो आपको 30 डेज का विदाउट ब्रेक आउट ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, और ये उनको ही मिलेगा जिनकी 3 साल से ज़्यादा की सर्विस हो चुकी है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो टेक्निकल रिजिग्नेशन से दे करके ओपन कंपटीशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको भी ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अगर उसकी 3 साल से ज़्यादा हो गई है सर्विस, तो उसको ज्वाइनिंग टाइम पे मिलेगा। अगर 3 साल से कम है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम पे नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट कब होती है? ज्वाइनिंग टाइम तब स्टार्ट होती है जब आप अपना चार्ज छोड़ते हैं, उस दिन से स्टार्ट होती है। ये नहीं होता कि जब आपका ट्रांसफर हो गया उस दिन से स्टार्ट हुआ, वो टाइम नहीं। जिस दिन आप चार्ज रिलिंक्विश करेंगे उस दिन से। सपोज आज 2 तारीख है, अगर मैं 2 तारीख को फोरनून में चार्ज छोड़ूंगा, तो जो ये है मतलब आपका जो डे स्टार्ट होगा वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 2 तारीख से मेरा जॉइनिंग टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा आफ्टरनून में स्टार्ट होगा, तो आफ्टरनून में नेक्स्ट डे चला जाएगा, यानी कि मेरा जॉइनिंग टाइम है वो 3 तारीख से शुरू हो जाएगा। अगर आप टूर बाद में अगर आप टूर पे रहते हैं, तो जहाँ पे आपका एक्चुअल हेडक्वार्टर है, वहाँ से आपका जॉइनिंग टाइम स्टार्ट होगा। मतलब वहाँ से आपको जो भी रेगुलेशन होगा डिस्टेंस वगैरह का, वहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आपका ट्रांसफ़र होता है, चेंज ऑफ रेसिडेंस इन्वॉल्व नहीं है, या फिर आपका स्टेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको एक दिन से ज़्यादा का जॉइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। अब स्टेशन जो है, म्यूनसिपैलिटी लिमिट इंक्लूडिंग सबअर्बन एरिया नोटिफाइड कंटोनमेंट है, ये स्टेशन की डिफिनेशन है कि अगर म्यूनसिपैलिटी या कॉरपोरेशन या सबअर्बन म्यूनसिपैलिटी इसके अंदर वो एरिया आती है, सेम एरिया है, सेम म्यूनसिपैलिटी है, सेम कॉरपोरेशन है, या सेम सबअर्बन म्यूनसिपैलिटी है, तो वो सेम स्टेशन माना जाता है। अब ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा? ज्वाइनिंग टाइम जो मिलता है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन मिलता है, और वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग से मिलता है। डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग से मिलता है। दिल्ली से अगर हैदराबाद हो गया तो ज्वाइनिंग टाइम अलग होगा, दिल्ली से आपका हरिद्वार हो गया तो ज्वाइनिंग टाइम अलग होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो ज्वाइनिंग टाइम अलग होगा, अगर आप बाय रोड जाते हैं तो ज्वाइनिंग टाइम अलग होगा। और अगर आप किसी डिफिकल्ट स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ ट्रेन उतना सपोर्टिव नहीं है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको अलग से ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। ये जो टेबल है, इस टेबल को बस देख लीजिए, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर 1000 किलोमीटर से लेस है तो ज्वाइनिंग टाइम 10 दिन मिलेगा। अगर दो 200 मोर देन 200 किलोमीटर से ज़्यादा का जर्नी इन्वॉल्व है बाय रोड, तो 12 दिन मिलेगा। 10,000 है तो 12 दिन और 15 दिन हो जाएगा। 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 15 दिन है, और इधर भी मैक्सिमम 15 दिन। लेकिन अगर वही एयर से जाते हैं, तो आपको 12 दिन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, इवन इफ द डिस्टेंस इज मोर देन 2000 किलोमीटर। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट अंडमान निकोबार, इन जगह पे आपकी ट्रांसफर होती है, तो इन एडिशन टू द जॉइनिंग टाइम मेंशन्ड अबव, आपको 2 दिन का एडिशनल जॉइनिंग टाइम मिलेगा। किसी को कोई डाउट? कोई प्रश्न है किसी के? आगे बढ़े फिर। सर हाँ। सर वो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्लेम करते हैं सर, हम्म। सर उसमें मतलब कुछ मतलब सामान का वेट कुछ मैंडेटरी है क्या, इतना वेट होना चाहिए या फिर वो? वो आगे देखेंगे। एक ओएम सा है, उस ओएम में सब कुछ लिखा हुआ है कि कितने वेट तक आप लेंगे और कितना आपका पैसा रिम्बर्स होगा उसमें। मतलब बताने लायक कुछ नहीं है, उस ओएम को हम लोग लास्ट में देख लेंगे। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किस रेट से मिलेगा और कितना मिलेगा। जी सर। सर और एक ही स्टेशन पे अगर दो व्हीकल है मेरे पास, मान लीजिए एक कार और एक स्कूटी है सर, तो दोनों का मिलेगा सर? व्हीकल तो एक ही मिलेगा।
अच्छा, अच्छा। जी, उसमें एक ही व्हीकल लिखा हुआ है तो एक ही मिलेगा। आप कार जी, के एंटाइटलमेंट है तो अगर आप स्कूटी ले जाते हैं तो स्कूटी का ही मिल जाएगा। लेकिन आप स्कूटी के एंटाइटल्ड हैं तो आप कार के लिए क्लेम नहीं कर सकते। लोअर का तो आप क्लेम कर ही सकते हैं। जी सर, जी। अब एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम जो है एक्सटेंड हो सकता है 30 डेज तक विद अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और बियॉन्ड 30 डेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा, यानी कि आपको इसको पीओपीटी भेजना पड़ता है, और या फिर उसके लिए अलग से स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अब रैंडमली ये एक्सटेंशन मिलता नहीं है, इसके लिए एक रीजनेबल ग्राउंड बनता है। उसमें 8 दिन जो है आपका ज्वाइनिंग टाइम के लिए होता है, बाकी जो है प्रिपरेशन के लिए, या फिर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत डिस्टर्बेंस है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको 30 डेज तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। अब अनअवेयर्ड ज्वाइनिंग टाइम आता है। अब ज्वाइनिंग टाइम आपको पता चल गया कि भाई 10 दिन मिलेगा, 12 दिन मिलेगा, 15 दिन मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आप जो है उस पीरियड को पूरा यूज़ नहीं करते हैं और आप जल्दी ज्वाइन कर जाते हैं नए जैसा पोस्टिंग में। तो उसमें क्या है कि आपको जो पीरियड ऑफ अनअवेल्ड पीरियड है, मान लीजिए आप 10 दिन के ज्वाइनिंग टाइम के लिए एलिजिबल थे, आप 5 दिन में ज्वाइन कर गए, तो जो 6 दिन की जो 6 दिन आपने अवेल किया, 4 दिन आपने अनअवेल किया, तो जो 4 दिन का अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। पहले ये अनअवेल्ड जो वर्ड है वो क्यों अनअवेल्ड वर्ड है। अनअवेल्ड तब हो रहा है क्योंकि आपको जो न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपके ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपको इमिडिएटली ज्वाइन करना है विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम। अगर आपके ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपको इमीडिएटली ज्वाइन करना है विदाउट अवेलिंग फुल टाइम, या आप प्रोसीड करेंगे नए प्लेस ऑफ पोस्ट स्टेशन पे विदाउट टेकिंग योर फैमिली विद इन द टाइम, और आप सब्सिक्वेंटली अपने फैमिली को लेकर के जाएंगे, तो फिर आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। यानी कि दो कंडीशन है ज्वाइनिंग टाइम लेने के। एक ये कि आपके ऑर्डर में लिखा हो कि आपको विदाउट अवेलिंग ज्वाइनिंग टाइम आपको नए स्टेशन ज्वाइन करना है, और दूसरा ये कि आप ज्वाइन कर जाते हैं खुद, फैमिली को आप बाद में लेकर के जाते हैं, तो उस केस में भी अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम होता है। नंबर कितना मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है वो 15 दिन ही मिलता है, तो मैक्सिमम अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम भी 15 ही हो सकता है। अब उसमें से मान लीजिए 10 दिन की थी, आपने 6 दिन अवेल किया, 4 अवेल नहीं कर पाए, तो 4 आपके ईयर में जुड़ जाएगी। अब पीएल में जुटने के लिए भी कुछ कंडीशंस होता है। पहले जो मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आपकी छुट्टी 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छुट्टी का जो रिकॉर्ड है हमने कल भी पढ़ा था लीव रूल में कि मैक्सिमम लीव दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज 300। तो 300 से ज़्यादा छुट्टी क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती तो जुटेगी कहाँ। तो 15 ये है कि आपको एडवांस में मिल गई, वो आपका बैलेंस नहीं है, वो एडवांस है जो +15 लिखते हैं। इसीलिए 300 से ज़्यादा अगर आपके लीव अकाउंट में है छुट्टी तो आपको नहीं मिलेगा। Joining time can be combined with any type of regular leave except casual leave। कोई भी लीव है आपके पास, आप मान लीजिए आप ज्वाइनिंग टाइम के साथ ईएल लेना चाहते हैं, आप ज्वाइनिंग टाइम के साथ एचपीएल लेना चाहते हैं, या आपने ज्वाइनिंग आप पुराने स्टेशन से डिस्चार्ज हो गए, आपने ड्यूटी छोड़ दी, नए स्टेशन जाने से पहले आप बीमार पड़ गए, तो आप चाहें तो मेडिकल ले सकते हैं, मतलब लीव और मेडिकल ग्राउंड ले सकते हैं। जो भी आपकी छुट्टी आप चाहें तो उसके साथ प्रीफिक्स सफिक्स दोनों कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और अगर आपका ट्रांजिट में मान लीजिए आप किसी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में गए और वहाँ पे आपको जो है फ्रेश ऑर्डर मिल गया, तो जहाँ तक आप पहुँचे हैं वहाँ से आपकी स्टार्ट होगा कि वहाँ से मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र यहाँ से कोलकाता हो गया, और आप कोलकाता पहुँचे ही थे कि आपको दिल्ली से ट्रांसफ़र कोलकाता हुआ, आप कोलकाता पहुँचे ही थे, आपका ऑर्डर रिवाइज होकर के आपका ऑर्डर चेन्नई हो गया, तो आपकी ज्वाइनिंग टाइम यहाँ से कोलकाता, फिर कोलकाता से दिल्ली, ऐसा ट्रीट होगा। अगर आपने 4 दिन में कोलकाता ज्वाइन कर लिया, तो वो 4 दिन छोड़ करके फिर अब फ्रेश स्टार्ट होगा। कोलकाता टू चेन्नई अगर 15 दिन मिलता है तो अब फ्रेश 15 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको। ये नहीं कि 4 दिन आपने दिल्ली से कोलकाता ज्वाइन कर लिया तो 4 15 में माइनस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो एक फ्रेश ऑर्डर आया तो फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिलेगी। अब ज्वाइनिंग टाइम में पे क्या मिलेगी, कल हमने देखा ही था, लीव सैलरी के बारे में बात की थी कि
भाई लीव सैलरी क्या होती है कि इमीडिएटली ज्वाइन करने से पहले जो पे होती है वो लीव सैलरी होती है। मतलब इमीडिएटली लीव प्रोसीड करने से पहले जो पे होती है वो लीव सैलरी होती है। उसी तरह ज्वाइनिंग टाइम में इमीडिएटली आप चार्ज लिंकेज करने से पहले जो पे ड्रॉ करते हैं वो आपकी ज्वाइनिंग टाइम पे होती है। ज्वाइनिंग टाइम पे के साथ जो इंटरटेनमेंट भी होता है वो आप जिस जो चार्ज आप छोड़ रहे हैं रिलिंक्विश कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए आप ED2 है और आपकी प्रमोशन अभी आप जेई हैं और आपकी प्रमोशन हो गई, जेई से ED2 भी तो हुई है। मान लीजिए आप ED2 हैं, ED2 से आप AD बन गए और आपने अपना चार्ज छोड़ा। अब तो इंटरटेनमेंट चेंज हो जाती है। अ, मान लीजिए आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो जाता है कि आप फ्लाइट से एलिजिबल ट्रेन से एलिजिबल थे, आप फ्लाइट से एलिजिबल हो गए। तो जो आपका इंटरटेड क्लास होगा वो आपका पुराना वाला होगा। अगर आप एज अ जेई ट्रेन से टाइटल थे तो ट्रेन से ही आपको मिलेगा। इसके अलावा जो हाउस रेट अलाउंस है और जो अप्लीकेबल जो भी अलाउंसेस आप ड्रॉ कर रहे थे वो पुराने स्टेशन से ही आप ड्रॉ करेंगे। अगर दिल्ली से आप ट्रांसफ़र होकर के कोलकाता गए तो जब तक दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर के आप मान लो हरिद्वार गए तो जब तक आप वहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे आपका HRA दिल्ली के रेट से आपको मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम में आपको कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस ये दोनों नहीं मिलते क्योंकि आपको ज्वाइनिंग टाइम मिल रहा है और ज्वाइनिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। अब जो रेट है रेट क्या मिलेगा 2017 में एक OM आया हुआ था। उस OM के तहत जो है रेट डिसाइडेड होता है इसमें। ये आपका रेट है कि आपको इंटरटेड क्लास क्या है आपकी। अगर लेवल 14 एंड अबव है तो आपको जो है फर्स्ट क्लास AC मिलेगा या बिजनेस क्लब मिलेगा। 14 एंड 12 है तो आपको ये मिलेगा। 6 एंड 11 है तो इकोनॉमी मिलेगा। 5 एंड बिलो है तो आपको थर्ड AC 3 टायर मिलेगा, 3 टायर मिलेगा या AC चेयर कार मिलेगी। इसमें आपका जो तत्काल चार्जेस, प्रीमियम चार्जेस, शताब्दी चार्जेस होता है ये सारे के सारे जो है एडमिसिबल हैं। हम जल्दी से अपना एक ओवरव्यू ले लेंगे उसके बाद जो डिटेल डिस्कशन होगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अ, फिर अगर आप टूर पे इंटरनेशनली जाते हैं तो इंटरनेशनल ट्रिप पे आपको क्या मिलेगा। इसमें आपको डिफरेंस ये है कि इसमें 14 एबव पे आपको फर्स्ट क्लास मिल जाता है। इसमें 17 एबव पे फर्स्ट क्लास मिलता है। 14 एंड 16 बिजनेस मिलता है जबकि आपको 14 एंड 16 फर्स्ट क्लास मिलता था। 13 एंड बिलो इकोनॉमी मिलता है। आप एक क्वेश्चन ये था कि हम अंडमान जाते हैं तो क्या हमको सी और रिवर का इसका वो मिलेगा। तो इसमें आप देख लीजिए अगर 9 एंड है तो जो जिस मोड से स्टीमर से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका हाईएस्ट क्लास मिलेगा। 6 to 8 है तो लोअर क्लास मिलेगा। 5 to 7 है तो सेकंड क्लास मिलेगा। लेवल 3 बिलो है तो लोएस्ट क्लास मिलेगा। उसी तरह जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अगर आप जाते हैं तो उसमें इंटरटेनमेंट डिलक्स क्लास की है, फिर फर्स्ट AC की, सेकंड केबिन की है। फिर आपका जो है माइलेज जो अलाउंस है कि भाई अगर आप लोकल टूर ट्रैवल करते हैं तो कौन सी गाड़ी गाड़ी टैक्सी से जा सकते हैं। तो 14 एन है तो किसी से भी चले जाइए आप। 6 to 13 है तो AC टैक्सी परमिसिबल नहीं है। 4 से 5 है तो आपको बस मिलेगा। 3 बिलो है तो ऑर्डनरी बस मिलेगा। ये सारे रेट्स हैं और ये है जब भी आप क्लेम करें या जब भी आप किसी का क्लेम पास करें तो इस रेट्स को देख लीजिए, एंटरटेनमेंट को देख लीजिए और उसको बिल को प्रोसेस करें। इसके अलावा आपको डेली अलाउंसेस ऑन टूर मिलता है। 14 एंड अबव है तो ये है। तो जब भी DA 50% इंक्रीज करता है कि सारे के सारे रेट बढ़ जाते हैं 25%। तो अभी जो ये रेट हैं पुराने हैं, इनमें 25% का इन्हेंसमेंट हो चुका है। फिर होटल चार्ज होता है। होटल चार्ज में भी अगर आप लेवल 8 एंड बिलो है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ बिल वाउचर आप क्लेम सेटल कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर के हैं तो आपको बिल वाउचर सबमिट करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं तो
उसका भी रेट दिया हुआ है कि 12 रुपये पर किलोमीटर है, ये भी 50%, जब डीए होगा तो 25% इंक्रीज करेगा। फूड चार्जेस है, फूड चार्जेस में भी आपका चेंज होगा। सर ये जो टीए रेट है ये आपका एब्सेंस पे भी डिफाइन करता है। अ, ये सारे रेट तो वो हो गए जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र जब आप करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। ट्रांसफ़र में आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का पैसा मिलेगा जो कि यहाँ से यहाँ हो गया। ये सारे आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए। इसके बाद जो रेट है ये आपका टूर के समय जो आपको मिलता है वो रेट है। टूर के समय आपको डेली अलाउंस मिलता है, टूर अलाउंस मिलता है, होटल चार्जेस मिलता है, आने जाने का खर्चा मिलता है, फूड चार्जेस मिलता है। जब आप टूर में रहते हैं तो सिर्फ 6 घंटे से ज़्यादा अगर आपका है तो 30% मिलेगा, 6 से 12 तो 70% मिलेगा, और 12 है तो 100% मिलेगा। फिर जब आप ट्रांसफ़र होते हैं तो क्या क्या मिलता है। ट्रांसफ़र में आपको ट्रांसफ़र सेटलमेंट जो ऊपर हमने टेबल पढ़ा था वो मिलता है, सिटीजी मिलता है जो कि आपका 80% ऑफ पे होता है अगर आपका डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर्स है और चेंज ऑफ रेजिडेंस इन्वॉल्व है दोनों के बीच में, तो आपको सिटीजी भी मिलता है। और अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों का ट्रांसफ़र होता है और सेम स्टेशन पे होता है तो दोनों को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक को मिलेगा सिटीजी। लेकिन अगर दोनों ट्रांसफ़र के बीच में मोर देन 60 डेज का गैप है तो दोनों को वो मिलेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स है। अब कोई पूछ रहा था इसमें कि कितने केजी तक अलाउड है, तो हमारा जो ग्रेड पे है लेवल है वो लेवल 6 है, तो 600 केजी जो है हमारे पास अलाउड है। जो रेट है वो ये है, और रेट सब्जेक्ट रिवीजन है, और बहुत जगह जो रेलवे का रेट्स होता है उसके अनुसार भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर आप 6 एंड अबव हैं तो आप फोर व्हीलर भी लेके जा सकते हैं, 12 एंड अबव है तो फोर व्हीलर भी लेके जा, मतलब 6 एंड अबव है तो फोर व्हीलर भी जा सकते हैं, उसके नीचे है तो नहीं है उसके लिए टाइटल। अब रिटायरमेंट पे क्या मिलता है। रिटायरमेंट पे भी आपको चार चीज़ें मिलती है। ट्रैवलिंग एंटाइटलमेंट मिलता है, सिटीजी मिलता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनल इफेक्ट मिलता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वेंस मिलता है। पहले सिटीजी में जैसे आपका ट्रांसफर पे होता है कि ट्रांसफर में आपको मैंडेटरी चेंज ऑफ रेसिडेंस इन्वॉल्व होना चाहिए, 20 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अब रिटायरमेंट के केस में सिटीजी में रिलैक्सेशन आ गया है कि अगर आपका चेंज ऑफ रेसिडेंस इन्वॉल्व है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, आप एक सर्टिफिकेट देंगे और आप विदाउट क्लेमिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग जो अलाउंसेस है, आप सिर्फ सिटीजी भी क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए एक परफॉर्मा होता है, परफॉर्मा भर कर दे दीजिए और आप सिर्फ सिटीजी भी ले सकते हैं। अब आपके कोई प्रश्न है तो अब बताइए। अब एक ओवरव्यू मिल गया, अब डिस्कस करने में आसानी हो गई। सर सर हेडक्वार्टर क्या है सर? ये लोकेशन है या फिर मतलब प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब जैसे एक लोकेशन हो गई, या फिर ऑफिस का एड्रेस है? प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गई, प्लेस ऑफ जहाँ पोस्टेड है वो ऑफिस ही है एक तरीके से, चाहे वो डिवीजन हो, सब डिवीजन हो, कुछ भी हो। सर तो जहाँ डीए जो पोस्टेड। डीए जो एडमिशन है वो मान लो हम 150 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं ऑन टूर, ऑफिशियल टूर। तो जो डीए एडमिशन है वो ऑफिस टू ऑफिस है, या फिर जहाँ से हम ट्रेवल मतलब बस वगैरह लेते हैं, या फिर वो लेते हैं वहां से? जहाँ से आपका ऑफिस क्या है, जहाँ पे पोस्टेड है, जहाँ से आप सर अभी पोस्टेड है अभी वहां से आप। अभी मैं सर साइट पे पोस्टेड हूँ। यहाँ से मेरी हम्म, साइट से 5 किलोमीटर दूर बस स्टैंड है। वहां से हम्म, हम लोग बस लेते हैं। तो हम्म, मेरा जो एक केस था सर, मेरा जो ट्रेवल टाइम था बस टू बस, बस स्टैंड टू हम्म, बस स्टैंड, वो एग्जैक्ट 12 आवर्स था। हम्म, हम्म, तो लेकिन जब ऑफिस टू ऑफिस उसको काउंट करते हैं तो वो 12 आवर्स से मोर देन 12 आवर्स था। हाँ तो हाँ। मेरे को 70% ऑफ डीए दिया गया। रिलैक्स कर सकते थे। अब देखिए, ये तो वही बात होगी, गूगल में आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन देखा और वो स्टेशन बता रहा है कि भाई 10 किलोमीटर है और आधे घंटे लगेंगे, पर ना वो डिस्टेंस 10 किलोमीटर होता है ना वो टाइम आधे घंटे लगता हाँ हाँ सर, लेकिन सर मैंने डब्ल्यू से भी बात की तो वो मेरे को बोलने लगे कि आप मेरे को रिटर्न दिखाइए कि जो हेडक्वार्टर है वो आपका ऑफिस रहेगा। है। नहीं, रिटर्न नहीं। अगर इतना वो है कि 12 किलोमीटर से 1 मिनट का गैप आ रहा है तो एग्जैक्टली अगर आपने 12 किलोमीटर का जर्नी ट्रेवल किया तो एग्जैक्टली बारह नहीं नहीं किलोमीटर तो सॉरी, है नहीं वो। 12 घंटे, सॉरी 12 घंटे। हाँ, 12 घंटे हैं। 12 घंटे तो हो नहीं सकते वो, उसमें प्लस माइनस तो होना ही होना है अगर 12 घंटे की डिस्टेंस है, और ज़्यादा ही होना है। रिलैक्स कर सकते थे उसको, कोई इशू नहीं था उसको करने में।
बाकी तो जो बिल पास करता है तो अपना तो डिस्कशन यूज करता ही है। तो सर वैसे तो टोटल जो जर्नी टाइम था ऑफिस टू ऑफिस वो 12 घंटे ज्यादा था, 13 घंटे समथिंग कुछ था। हाँ, उसमें दो बातें आ जाती है ना। एक तो ये आती है कि आप हेडक्वार्टर जो छोड़ दे, जो उनका इंटरप्रिटेशन अगर उनको सपोर्ट करे, तो हमने क्या देखा था कि आपका जो एब्सेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर, तो जब आपने एब्सेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर कब हुआ, आपका वो जो डिस्टेंस है वो 5 ही किलोमीटर है। तो जब 5 किलोमीटर है तो वो तो 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही मामला निपट गया। हाँ सर। तो वो हेडक्वार्टर तो आपने नहीं छोड़ा ना, मतलब वो स्टेशन तो नहीं छोड़ा। तो इस लेकिन लॉजिक से सर लगाया गया था, पर लेकिन उनको सर पास कर जैसे देना चाहिए था, मतलब हाँ, इसमें इतना लेकिन सर ज्यादा। जैसे आठ अगर आप उसी 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ट्रेवल करते हो तब तो डीए एडमिसेबल नहीं है, लेकिन हाँ, आप जब 8 किलोमीटर से बाहर जा रहे हो हम्म, तो हम्म। आपको फिर तो ऑफिस से ऑफिस देना चाहिए। हाँ, दे सकते थे, इसमें क्योंकि कोई सर वो नहीं। क्योंकि सर ट्रैवलिंग का जो अलाउंसेस है वो तो ऑफिस टू ऑफिस दे रहे हैं, बस हम्म, डीए 8 किलोमीटर के बाद क्यों अप्लाई कर रहे हैं? हम्म, सही है, कर सकते थे। और थोड़ा मोड़ा तो होता ही है, टाइम ऊपर नीचे तो होता ही है, तो कोई वो नहीं है कि हम अगर सर वो अगर उसको एकदम प्योर प्योर जो है उसको वो देख ले कि उसमें जो वर्ड यूज करते हैं एब्सेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर, जो मैंने आपको बताया था, इसमें भी आप देखेंगे स्क्रीन दिख रही होगी, तो इसमें भी अच्छा एब्सेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर है। अब वैसे ना पास करने का भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पास करने के भी बहुत सारे रीजन। अब वो हेडक्वार्टर जोड़ लेंगे कि नहीं, आपको जो बस स्टैंड था वो तो विद इन द हेडक्वार्टर के परमिशन में था, तो ये है, पर कर सकते थे, कोई वो नहीं। सर एक तो पहले सर बजट कंस्ट्रेन रहता है सर, इतना ज्यादा, एक तो टीए इतनी देर से मिलता है, हाँ, हाँ। ऊपर से सर स्क्रूटनी इतनी खतरनाक लेवल पे करते हैं, मतलब क्या बताएं। क्या कर सकते हाँ, हैं। और वही एक सर सोल्यूशन है कि सर सर मतलब जो कंसर्न एलडीसी यूडीसी है उनको साथ में लेके जाना पड़ेगा साइड पे सर। सर अभी तो एक और रिलैक्स हो क्वेश्चन गया, था सर। अभी तो रिलैक्स हो एक और गया। क्वेश्चन। एक्चुअली एक्चुअली जब मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन की थी तो मैं ऑडिट में था, और उस टाइम जो पे कमीशन आया नहीं था, और बहुत सारे लोग उससे, इसलिए मैं इंक्लूडिंग मी, इतना डिफिकल्ट था वो प्रोसेस टीए का कि, और आपको ऑडिट में टूर पे रहना ही पड़ता था, और इतना इतना अमाउंट भी नहीं था, मतलब अमाउंट तो टीटीए का 5 टाइम्स 6 टाइम्स बढ़ गया इन कंपेरिजन टू 6 CPC। तो उस टाइम भी लोग टूर करते ही थे, और सरकार चल ही रही सर थी। सर एक और क्वेश्चन है सर। जैसे जो रेट्स अवेलेबल है, जैसे पहले 12 था, उसका 25% बढ़ा था, 15 रुपीज पर किलोमीटर हो गया ऑटो का चार्जेस। तो अभी हम जैसे किसी स्टेट में अगर चार्जेस डिक्लेयर नहीं है ऑटो फेयर वगैरह, तो 15 रुपीज पर किलोमीटर क्लेम करेंगे। अगर चार्जेस डिक्लेयर है, सपोज एमपी में मैं अभी पोस्टेड हूँ सर, वहाँ पे 20 रुपीज 5 किलोमीटर का है, 17 बाद का है, लेकिन हमको दे रहे हैं 10 रुपीज पर किलोमीटर। वो किस हिसाब से दे रहे हैं, वो कुछ लॉजिक भी नहीं बन रहा है। उसमें भी है ना, दो ओएम है। एक तो ओएम वो है कि ये उसमें रूलर सब रूलर का भी कुछ उसमें क्लॉज आता है, और स्टेट का भी कुछ क्लॉज आता है। तो जो कर रहे होंगे उस क्लॉज को भी देख रहे होंगे वो कि सर एमपी में, पूरे अगर एमपी में कहीं भी 20+17 है। आप अच्छा अच्छा। मतलब जहाँ पे मेरा जाना होता है, ज्यादातर इंदौर जाना होता है, तो 20+17 है। रूलर तो सब रूलर दोनों एरिया में, मतलब रूलर में और हाँ सर। अर्बन हाँ दोनों में सर। फिक्स रेट है। हाँ सर, वो एक ही रेट है सर। तो अच्छा। लेकिन ये लोग फ्लैट 10 दे रहे हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं तो हमको फ्लैट 10 दे रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली का जो रेट है उसके अनुसार गवर्न करना चाहिए, जहाँ पे आप नहीं सर, लोकल जर्नी। एसडब्ल्यूएस वगैरह, एसडब्ल्यूएस जो जा रहे हैं उनको फ्लैट 10 दे रहे हैं। अब वो लोग यही कंप्लेन करते हैं सर, 8,000 का बिल बनाया, उसमें से 5,000 दे रहे हैं पूरा कट करके। तो उसके रिगार्डिंग में क्या कर सकते हैं? क्या रिप्रेजेंट कीजिए, जो ओएम है ओएम दिखाइए उनको, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि सर 3-3 बार भेज चुके हैं उनको हार्ड कॉपी और मेल के थ्रू, और उसके बाद भी बोलते हैं कि फिर से मेल कर दीजिए। देखिए ये चीज ऐसा है ना, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिल है वो ग्रीवांस इनवाइट करता ही करता है। तो पर जो रूल की बात करें, रूल ये है कि भाई हर स्टेट अपना अपना रूल डिफाइन करता है, रूरल के अलग होते हैं, अर्बन के अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो गवर्न होता है। बाकी एक रेट इसमें भी दिया हुआ ही है, और उसके अकॉर्डिंग रेट रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। मतलब इट्स बेसिकली सर जुडिशियल यूज ऑफ गवर्नमेंट मनी, ट्रीट इट एज लाइक इट्स योर मनी, हाँ, दे शुड बी लाइक दैट। जो है अब
किसी का इंटरप्रिटेशन है, उस इंटरप्रिटेशन को कोई क्या करेगा अब। पर नियम ये है, उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। बाकी जैसे हेडक्वार्टर में यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, आप उनसे भी राय मशवरा ले सकते हैं, उनके पास तो वॉल्यूम ऑफ बिल्स आते हैं, तो वो कैसे ट्रीट करते हैं इनको, आप उनसे एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि देखो वो वहाँ वैसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हो। तो एक मतलब सरकार में क्या है कि वे ऑफ फंक्शनिंग क्या है कि हम टीपू सुल्तान है, हम टीपते हैं दूसरी चीजें जो पहले लिखी हुई है उसी को हम आगे लिखते हैं, नाम पता एड्रेस डेट चेंज करते हैं। और रूल सब कुछ नहीं होता, एक होता है रूल्स, एक होता है प्रोसीड्योर और एक होता है प्रेसिडेंस। तो हम प्रेसिडेंस को भी कोड करते हैं कि देखो प्रेसिडेंस, हेडक्वार्टर का प्रेसिडेंस ये है, तो आप भी उस प्रेसिडेंस को फॉलो करो। सर जैसे कि हमारा एनडब्ल्यूए का ऑर्डर आया है सर, लॉजिंग एंड फूडिंग विल बी बेड बाय मतलब एनडब्ल्यूए सर। बट सर मतलब स्वामी हैंडबुक में मैंने कहीं पढ़ा था, इफ ट्रेनिंग इज बियॉन्ड 15 days यू कैन क्लेम फूडिंग एंड लॉजिंग आल्सो। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दे रहा है आपको तो फिर आप डबल तो नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे हमारी आईएसटी में ट्रेनिंग होती है, हमें वहाँ फूडिंग लॉजिंग मिलती थी। तो जो फूडिंग का पैसा था, क्योंकि फूडिंग का पैसा ज़्यादा आता है रदर देन एक्सपेंसेस, तो हमारे आईएसटी में उन्होंने क्या कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब हम फूड का चार्ज बियर करते थे, मतलब हम पे कर दिया करते थे, हॉस्टल का भी चार्ज पे कर दिया करते थे, और हमें एचआरए मिल रहा था। क्योंकि हम बट सर आपके केस मतलब में पे नहीं कर रहे हैं, किसी को आपके मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, थोड़ा नहीं, ये हो जाता है सर। आपके केस में पे नहीं कर रहे इसीलिए जो है आपको नहीं मिल रहा, और इस केस में पे कर रहे हैं इसलिए। हमारे केस में ये थी, ये एक इंटरप्रिटेशन का वो था। तो अब आईएसटीएम में जो भी ट्रेनिंग होती है वो पेड हो जाती है, मतलब आपका फूडिंग और जो बोर्डिंग चार्जेस है दैट आर पेड बाय द इंडिविजुअल हु अटेंड्स द ट्रेनिंग, और आप उसका जो है रिम्बर्समेंट क्लेम कर लेते हैं। तो सर वो तो इंटरप्रिटेशन भी एनडब्ल्यू में खत्म हो जाती है। सर ये डाउट है कि एनडब्ल्यू में भी ऐसा नहीं कर सकती कि जो फूडिंग का चार्जेस है वो कैटरर हमसे इंडिविजुअल बेसिस पे ले ले, हमारा जो 1,000 रुपये पर डे है वो तो हमें नुकसान होता है, काफी सारे अदर डिविजन है वहां पर उन लोगों को डीए इंटाइटल्ड मिलता है, और वो हमारे एक जैसे मैं वो एमटीबीओ से हूँ तो यहाँ पर नहीं देते हैं। वो एक पॉलिसी तो मैटर है, पॉलिसी डिसीजन है कि हम क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, यू आर क्योंकि ऑल्सो सर पार्ट ऑफ द, नहीं, हम लोग सब इसी सिस्टम के पार्ट है, मतलब वी आर नॉट अदर देन सीडब्ल्यूसी, मतलब हम भी वही हैं, आप भी सीडब्ल्यूसी के हैं, एनडब्ल्यू नहीं, बट ये वाली। सर बस डाउट ये है कि क्या वो मेरा जो 1,000 रुपीज एंटाइटल्ड था पर डे का, क्या वो एनडब्ल्यूए का 200-300 रुपए का पर डे का खाना वो उसको कंपनसेट तो नहीं करता है ना? मुझे तो लॉस ही हो रहा है सर। और इवन लास्ट टाइम एनडब्ल्यूए के खाने से मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था एक ट्रेनिंग के अंदर, तो मेरा मेडिकल एक्सपेंसेस अलग हुआ, ये सब चीजें भी हुई। तो नहीं मैं तो क्यों, मतलब हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम एनडब्ल्यूए ये का फूड। देखिए, देखिए एक्चुअली ये जो आपका प्रश्न है ना, ये प्रश्न नहीं, ये ग्रीवांस है। और ग्रीवांस का जवाब अलग होता है। तो मैटर टेक अप कर सकते हैं, आप सजेशंस दे सकते हैं, आप फीडबैक तो आपको मिलती है, यू सर यू हैव द सिंपल अपॉर्चुनिटी टू मतलब गिव। कोई कोई तो रूल होगा, मतलब ऐसा क्लियरली मेंशन कि अभी ट्रेनिंग में तो उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है कि टीएडी विल बी एडमिसिबल, यहाँ अकाउंट डबल ए और एक्शन मना कर देते हैं, कुछ दूसरा डिवीजन जो है वो सबको दे रहा है। नहीं नहीं, सबको नहीं तो देता। एनडब्ल्यूए की खासकर बात करें तो वो अंडरटेकिंग साइन करवा लेते हैं कि हमने आपको जो आपका फूड और अकोमोडेशन का एक्सपेंसेस है हमने क्लियर किया है, तो यू विल नॉट बी क्लेमिंग दैट। तो क्लियर कट के मामले में टू अवॉइड एनी इम्बिग्यूटी। बाकी जो आपके ग्रीवांसेस सजेशंस है वो तो फर्दर टेकअप होगा, उसमें कोई इशू नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनपुट दे देता हूँ क्योंकि एनडब्ल्यूए की बात हो रही थी। एक्चुअली आप लोग यहाँ पे एनडब्ल्यूए आएंगे तो आपको बोर्डिंग लॉजिंग जो फैसिलिटी है वो एनडब्ल्यूए में ही अवेल करनी है। ये ऑर्डर जो है ये मिनिस्ट्री से निकला है और ये मिनिस्ट्री के सभी ऑफिसर्स के लिए लागू होता है। इवन कि हमारे डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी सर हैं, अगर वो भी यहाँ पे आते हैं तो ही इज़ मैंडेटेड टू स्टे इन द गेस्ट हाउस ऑफ एनडब्ल्यूए, और यहीं का ही खाना भी उन्हें खाना है। उनकी चाहे एलिजिबिलिटी आपकी पर डे की 10,000 ही क्यों ना हो रहने की, या खाने की 2,000 ही क्यों ना, बट दे आर मैंडेटेड एज पर द ऑर्डर फ्रॉम द मिनिस्ट्री कि आप सभी का जो है बोर्डिंग लॉजिंग एनडब्ल्यू में ही रहेगा। आप बाहर रुकना चाहें आप रुक सकते हैं, पर आप उसका क्लेम नहीं कर पाएंगे अपने ऑफिस में, ठीक है। और टीएडीए जो आपके ऑर्डर में लिखा है कि टीएडीए एडमिसिबल होगा, टीएडीए इज ओनली फॉर द एन रूट। आपका जो ट्रैवल रहेगा आपके ऑफिस से एनडब्ल्यू पुणे तक का, केवल उतने पीरियड का आपका जो टीएडीए एडमिसिबल रहेगा। एनडब्ल्यू पहुंचने के बाद आप लोगों का बोर्डिंग लॉजिंग कंप्लीटली एनडब्ल्यू टेक करे केयर करेगा, ठीक है।
Sir, during sir our ITP, हम्म some of them claimed DA also, but they got and we didn't got. इट मे बी अ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिस, जो आपके कंट्रोलिंग रिपोर्टिंग है। अगर आपके ऑफिस से अगर वो क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, बट रूल्स डू नॉट अलाउ इट। ठीक है, इवन कि हमारे जो आईटीपी ऑफिसर, जो CWES ग्रुप पे ऑफिसर्स, हमारे एडी जो ज्वाइन करते हैं, उनकी 8 महीने की ट्रेनिंग रहती है एनडब्ल्यू पुणे में। तो उनको भी कोई उनको टीएडीए नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सो आई थिंक यू कैन कंटिन्यू नाउ विवेक, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कुछ क्वेश्चन हो जो सब्जेक्ट रिलेटेड हो तो कर सकते हैं। जो मैंने 4 सेशन लिए हैं, 4 सेशन में कोई भी क्वेश्चन हो आपको, लीव से, किसी से, टीए से, डीए से, पीटीए से, तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं। सर ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस जब क्लेम करते हैं सर ना, तो मैंने देखा है सर कभी कभी वो सामान का लिस्ट मांगते हैं और वेट मांगते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट का हमने जो ओएम पढ़ा है, देखो इसमें वेट लिखा हुआ है कि क्या कितने वेट तक परमिसिबल है। ये जो ओएम है, ये ओएम ही अपने आप में 4 पेज का ओएम ही ग्रंथ है। इसके अलावा और कुछ खासा है नहीं आपके पास। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट 6000 किलो तक है। अब देखो, अब वो है कि भाई जुडिशियस यूज ऑफ मनी जिसको कहते हैं, कि भाई कोई दो एक सूटकेस ले गया और 6000 के रेट से क्लेम ना कर ले, तो ये ना हो। पर इसीलिए जो है वो मांगते होंगे। पर जो ओएम है वो यही कहता है कि 6000 की जगह अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 50 किलोमीटर के हिसाब से, और एक कार का भी आपको मिलेगा। हो सकता है कि अगर आपका वेट कम है या आपका वॉल्यूम कम है, तो हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट आपका जो जो भी आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ट्रक से या जो भी आपका ऑथराइज्ड एजेंट है ट्रांसपोर्ट करने का, वो आपसे चार्ज भी कम लेगा। तो एक स्क्रूटनी तो हर कोई करता ही है ना, बिल पास करने से पहले। सर एक क्वेश्चन था। जी। अगर सर के टाइम में अगर हम ज्वाइन पहले कर ले और जो सामान है बाद में ले जाएं तो उससे कोई तो प्रॉब्लम नहीं होती है सर ना इसमें रूल में। नहीं, आपने हमने पहले ही देखा, देखिए जो हमने पहले ही क्या सीखा था ज्वाइनिंग टाइम में, कि ज्वाइनिंग टाइम आपके ट्रांसफर न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए भी मिलता है, और जो आपका जो पर्सनल गुड्स है और जो फैमिली है उसको भी लाने के लिए मिलता है। तो आप आके ज्वाइन कर दीजिए, आपकी फैमिली और जो आपका गुड्स है उसको बाद में ट्रांसफर लेकर के आइए, तो इसमें तो कुछ वो इशू नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए अकेले ही हैं, तो फिर आप अकेले वापस सामान लेने आएंगे जाएंगे, तो उसके लिए तो वो नहीं है। पर अगर आपकी फैमिली वहाँ रह रही है तो उसके साथ आप अकेले सामान को भी बाद सर, में ला सकते हैं। अच्छा अकेले में भी तो बाद में ला सकते हैं सर। अकेले में बाद में का कहीं है नहीं ना उसमें। देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ नहीं है, जो चीज़ लिखा हुआ नहीं है उसमें जो है डिस्क्रिप्शन हो जाता है। देने वाला चाहे दे दे, नहीं देने वाला अड़ जाए, भाई क्योंकि नहीं देते। क्योंकि इसके लिए मान ले जो कुछ गुड्स ले जाने आ जाने उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है तो। नहीं, एक चीज़ आपको और बताते हैं। जो ज्वाइनिंग टाइम का रूल कहता है ना कि कब मिलेगा, हम्म, कब मिलेगा में क्या लिखा हुआ है कि जो आप हमने दो क्लॉज जो देखा था। हाँ, ये देखिए, ये दो क्लॉज है ज्वाइनिंग टाइम के लिए, मतलब अनअवेयर ज्वाइनिंग टाइम के लिए या जो भी है। इसमें क्या है कि या तो आप ज्वाइन करने में, अगर आपको ऑर्डर कर दिया भाई अब इमीडिएटली ज्वाइन कर जाओ, तब तो ठीक है, आप इमीडिएटली ज्वाइन कर जाएंगे। या फिर आपने फैमिली को छोड़ दिया, आप ज्वाइन कर गए, वापस लेकर के गए, और अपने गुड्स जो भी आप टीएडीए क्लेम करने के लिए सबको लेकर के बाद में आए। लेकिन इन केस अगर आप अकेले हैं, तो यदि हम्म, तो अगर आपको ये नहीं लिखा हुआ है कि नहीं आप बिना ज्वाइनिंग टाइम दिए आ जाओ और बाद में लेना, तब तो आपको एजम्पशन ये बनता है कि आप अकेले हैं, आप जब आएंगे तो अपना सारा सामान लेकर के आएंगे। ये एक एजम्पशन है। रूल क्या है, रूल भरा लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ रूल है। अब रूल हम्म, में दाएं बाएं लोग हो सकते हैं, पर अगर रूल टू रूल देखें तो यही लिखा हुआ है कि अगर आप, या तो आप आपके ऑर्डर में लिखा होना चाहिए कि आप इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे विदाउट अवेलिंग ज्वाइनिंग टाइम, तब आप बाद में ले लीजिए। या हाँ, आपकी फैमिली आप वहाँ छोड़ करके आते हैं तब आप ले सकते हैं। आप अकेले हैं, आपकी फैमिली है नहीं,
आपने ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया नहीं तो फिर बाद में जाकर कैसे लेकर के आएंगे? ये तो मतलब वो एक साथ ही लेके चलना होगा। बाकी किसी को पास करना है कर सकता है, मना ही नहीं है, पर रूल का इंटरप्रिटेशन उन बड़ा वो है, छोटी सी 2 लाइन के रूल है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। सर जैसे मतलब मेरा एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर हुआ था, विथ इमीडिएट इफेक्ट लिखा हुआ था सर, उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग पीरियड नहीं दिया सर। हाँ, तो वही जो हमने 2 क्लॉज देखा, उस 2 क्लॉज को आप वैसे पढ़ना चाहे तो नहीं भी मिल सकता है और अगर पढ़ना चाहे तो मिल भी सकता है। तो थोड़ा सा डिस्कशन आता है इसमें। रूल की बात करें, जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो रूल पे है, तो रूल की बात करें तो रूल बस इतना सा ही है जो मैंने आपको दिखाया, और इतना सा ही ज्वाइनिंग टाइम के रूल में लिखा हुआ है। मैंने इस लाइन को जानबूझ करके इसके एक अक्षर भी चेंज नहीं किए, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे ग्रीवांस होते हैं, तो रूल में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, एज इट इज और सर हूबहू लिखा हुआ है ये। और सर जो ये जो टीए क्लेम करना होता है ट्रांसफर का, वो क्लेम कहाँ होता है? जहाँ पहले ज्वाइन मतलब पोस्टिंग थी वहाँ पे, या जहाँ पे नई पोस्टिंग जा रही है वहाँ पे? जहाँ जहाँ आप नए जहाँ ज्वाइन करेंगे वो देगा, मतलब जो भी आपकी लाइबिलिटी होती है, मतलब आप ट्रांसफर होकर के जाते हैं, इंक्लूडिंग डेपुटेशन पे भी अगर आप जाते हैं, तो जहाँ आप जाते हैं आप उनका उद्धार करेंगे ना। पहले वाले को का तो आपने हाथ छोड़ दिया, तो वहां जाके सब सेटल हो जाए। पहले वाला आपको एडवांस दे सकता है, वो भी डेपुटेशन पे नहीं देते हैं, क्योंकि वो बिल फिर सेटल करने में दिक्कत होती है, पीओ अलग हो जाता है, फंड का हेड अलग हो जाता है, तो इसीलिए डेपुटेशन की केस पे अवॉइड करते हैं एडवांस देना। बाकी जहाँ आप जा रहे हैं, यू आर, जिस दिन आप यहाँ लीव हुए तब से लाइबिलिटी उनकी बन जाती है। और सर जो ट्रांसफर के टाइम में जो जैसे हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर है, वो रिलीव करना जो होता है वो देर से भी कर सकते हैं, उसका भी कोई लिमिट होता है सर? देखिए, हम गवर्नमेंट सर्विस में हैं, गवर्नमेंट सर्विस जो है हम गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए बना हुआ है। कंट्रोलिंग ऑफिसर आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, अगर ट्रांसफर ऑर्डर में स्पेसिफिक नहीं है कि बाय व्हाट टाइम यू आर टू बी रिलीव्ड, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर का डिस्कशन तो आता ही है कि भाई वर्क एजेंसी है, ये है, वो है। अगर उसमें लिखा हुआ है उस ऑर्डर में कि नहीं, ही हैज टू ज्वाइन ऑन और बिफोर इतना, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर के हाथ पैर थोड़े से बन जाते हैं। in case still there are official reasons to hold your relieving, तो वो जो जिस अथॉरिटी ने उस ऑर्डर को निकाला है, ही विल अप्रोच टू देम फॉर सीकिंग रिलैक्सेशन। पर थोड़ा मोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है कंट्रोलिंग ऑफिसर से। बाकी जैसे ये ओके। होता है कि आपका इंक्रीमेंट का लॉस हो जाए या आपका प्रमोशन हो जाए, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपने ऑर्डर में लिख देता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर को डायरेक्शन देता है कि इमीडिएटली ज्वाइन कर दो। अगर इन केस वो नहीं करता तो आप ऑफिस में रिप्रेजेंट कीजिए जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर निकाला है कि भाई for this reason I am not being able to my join my new place of posting या और promotional post, this will result in this for this losses, तो कुछ उसका वे आउट निकालेंगे। ओके और सर जैसे कि अभी सर मान लीजिए हमारा ट्रांसफर होता है कहीं पे, हम एज ए जेई दूसरी जगह जाके ज्वाइन करेंगे सर, उसके बाद मान लीजिए सर 1.5 या 2 साल बाद हम एसडी बन गए, तो सर वो हमें कहीं पे भी भेज सकते हैं क्या सर? जो पॉलिसी है, पॉलिसी में तो है ट्रांसफर, तो वो है एक गाइडलाइन है। कल भी मैंने बोला था, ट्रांसफर जो रूल है वो एक गाइडलाइन है, दीज आर नॉट रूल्स। तो रूल से, गाइडलाइन से डिविएशन कोई बड़ी बात नहीं है, और जहाँ आपकी सुटेबिलिटी हो वहाँ पे हो सकता है। और हर पॉलिसी में लिखा होता है कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग ये रोटेशन ट्रांसफर के लिए है, अगर प्रमोशन पे हम ट्रांसफर करेंगे तो आप डेविएट कर सकते हैं। नॉर्मल हर पॉलिसी में लिखा रहता है। और सर एक और क्वेश्चन पूछना था। जैसे मान लीजिए कभी हम सब डिवीजन या डिवीजन जाते हैं काम से, लेकिन उसके लिए ऑर्डर नहीं निकला है कि आना है आपको, ओरली मतलब बात करके गए हैं, तो उसके लिए क्या उस दिन के लिए छुट्टी लगा से जा सकते हैं? नहीं, जब आप सब डिवीजन डिवीजन जाते हैं तो आप अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से टीए जो एटीपी होता है या टीटीपी होता है वो तो अप्रूव कराते हैं ना। जैसे वैसे बात करके जा रहे हैं, जैसे काम ये ऑफिस का ही काम है और बात करके जा रहे हैं कि ओरली बात कर ली एक दिन पहले, ऑर्डर नहीं निकला है, तो उस केस में सर? जब बात कर लिया और आपको अगर बिल क्लेम करना है तो आप एटीपी बनाएंगे ना अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर। बिल भी नहीं क्लेम करना है सर उस केस में?
बिल क्लेम नहीं करना है तो कंट्रोलिंग ऑफिसर को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो वो हो गया पार्ट ऑफ वर्क हो गया। अगर आपको बिल क्लेम करना है, जो एटीपी टीटीपी बनती है वो क्या है, एक कंट्रोलिंग ऑफिसर का ऑर्डर ही तो है कि ही हैज ऑर्डर्ड यू फॉर दिस एंड यू आर गोइंग टू परफॉर्म द ड्यूटीज एज पर डायरेक्शंस गिवन बाय योर सीनियर। तो तो इसका एक मतलब ऑर्डर। सब सब डिवीजन या डिवीजन हम काम से जाते हैं ऑफिस काम से, और हमें बिल नहीं क्लेम करना है तो उसमें छुट्टी लगाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ऑफिस के काम से ही हम वहाँ पे। ऑफिस के काम से आप गए हैं, ऑफिस का काम कौन मतलब अब वही है, ये ऑफ द हम रूल स्पेसिफिक बात करें ज़्यादा सही रहेगा। पर जैसे आपका क्वेश्चन है ये है, आप गए तो कंट्रोलिंग ऑफिसर से पूछ के ही जाएंगे ना कि सर हम जा सकते हैं क्या, या कंट्रोलिंग ऑफिसर बोलेगा आपको जाना चाहिए, तो ये हम्म। दो सिनेरियो में ही आप जाएंगे। मेरी इच्छा हुई हम चले गए ऐसा तो नहीं होता ना, दो चीजें होगी। either your controlling officer directed you to go to subdivision, or you have taken permission from your controlling officer to go to the subdivision। दोनों में से कोई तो क्राइटेरिया होगी। तो अगर क्राइटेरिया दोनों में से कुछ है तेरा तो, और महाकाल अगर चल रहा दोनों में है से और नहीं, चल रहा है गरम तो क्या है नहीं और कुछ बी रूल टीए रूल टीटीए रूल कुछ रिलेटेड है तो उसको वाइंड अप करते हैं फिर। और कोई प्रश्न सवाल जवाब कुछ? सर जो लोकल टूर होता है ना उसमें अपन डीए क्लेम कर सकते हैं क्या? लोकल टूर में कहाँ करेंगे, लोकल टूर में बस आने जाने का भाड़ा मिलेगा, वहाँ का हेडक्वार्टर ही तो है एक तरीके से, तो खाना तो आप लेके ही आते हैं ना। नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई मतलब एक दिन रुकना पड़ जाता है बाहर कहीं, हाँ, कोई। अगर रुकना रुकना पड़ गया तो, अगर जो है, अगर आपका मतलब लोकल में, लोकल इन द सेंस जैसे हम प्रिज्यूम करते हैं भाई 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर वही तो लोकल हुआ ना। अब लोकल 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप ट्रैवल कर ही रहे हैं। अब आपका जो रेसिडेंस है आप वापस वापस आएंगे या ऑफिस वापस आएंगे, नहीं या सर, जो मोर। आप, जी। नहीं बताइए बताइए। नहीं सर, मोर 10 किलोमीटर बट विद इन सिटी है। हम्म। सर विद इन जैसे सिटी ऑफिस तो, अगर हाँ सर, अगर ऑफिस मान लीजिए 8 किलोमीटर के रेंज में, तो वो लोग मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं देते हैं सर। हाँ तो 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है तो आपको उसके लिए वो मिल रहा है ना, 3600 रुपये तो मिल रहा है ना फिर डीए। अच्छा विद इन सर। 8 किलोमीटर है तो 3600 रुपये प्लस डीए तो मिल रहा है, तो नहीं देते आप। सर जो सैंपल लेके जाते हैं उनको तो मतलब वो टीए क्लेम कर गए, उनको उनको तो मतलब यात्रा भाड़ा देते हैं जैसे, और जेई लोगों को नहीं देते हैं। ये तो आपका, अब देखिए रूल में यही है कि भाई विद इन अगर आप 8 किलोमीटर हैं तो आपका वो कुछ भी नहीं हुआ उसमें अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो लोकल टूर ट्रैवल है। बहुत बार कुछ होता है कि चलो आने जाने का, ऑफिस का गाड़ी है, ऑफिस का गाड़ी यूज़ कर लिए, नहीं है तो फिर पे कर दिए, कुछ एडजस्ट कर लिए, सब कुछ होता है। सर्विस है, फील्ड में आप हैं तो फील्ड में कुछ कुछ समस्या तो होती ही है, इसको तो आप दरकिनार नहीं कर सकते। चलिए अब एक क्वेश्चन, चलिए अब ये है कि मान लीजिए आपने एलटीसी ली, और एलटीसी जो है आपने लेने के बाद अ, आप उसको अवेल नहीं किए। अब एलटीसी अवेल किए नहीं, आपने एडवांस ले लिया, मान लो अंडमान है 4 आदमी का, आपने एडवांस लेकर के 1 लाख रुपया ले लिया। अब आप गए नहीं तो जो रिकवरी हुई कैसे बनेगी, आप उसको इंस्टॉलमेंट बना के रिकवरी कीजिएगा कि भाई 1 लाख, मेरी सैलरी 50,000 है तो हम 1 लाख कैसे रिम्बर्स करें, वो करेंगे, या फिर आप लमसम में कीजिएगा, कैसे कीजिएगा उसको? इंस्टॉलमेंट से होता है सर जनरली तो। नहीं, अगर आपने एडवांस लिया है और उसकी रिकवरी जो बनेगी उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं होता, उसमें वन टाइम ही होगा सर जो। वो पूरी मंथली सैलरी डिडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक केस हुआ था सर हमारे यहाँ, हम्म, तो उनकी होल मंथ की सैलरी डिडक्ट की गई 2-3 महीने कंटिन्यूअसली, तब हाँ, जाके वो रिकवरी हुई। इंस्टॉलमेंट का उसमें है ही नहीं, उसमें ये नहीं देखा जा सकता है कि भाई वो अपना घर कैसे चलाएगा, वो नहीं होता है। जो भी रिकवरी बनेगी एक शॉट में बनेगी। और सर एक और चीज पूछना था, मान लीजिए 1 मंथ में हम 10 मतलब 10 टूर किए हुए हैं,
तो जरूरी है कि पूरा 10 टूर क्लेम करें? पहले से मतलब नहीं हुआ है, कुछ भेजे नहीं है तो तो कम भी तो कर सकते हैं। हाँ, जो आप टूर क्लेम करते हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक जैसे आप टूर क्लेम करते हैं, तो आप एक टूर प्रोग्राम के तहत टूर प्रोग्राम बनाते हैं, अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को देते हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर उसको अप्रूव करता है। अप्रूव करने का मतलब एक आपके पास डायरेक्शन थी कुछ काम करने के लिए, आपने वो डायरेक्शन को फॉलो किया, उसका जो एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस को आप रिम्बर्स कर रहे हैं। अब कुछ एक्सपेंसेस आप नहीं क्लेम करना चाहते, मत कीजिए क्लेम, किसी को उससे ऑब्जेक्शन थोड़ी है। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। सर अगर टूर नेक्स्ट मंथ तक कंटिन्यू रहता है तो उसको एक ही मंथ में मतलब दो अलग अलग मंथ में क्लेम करना है या फिर एक ही मतलब बिल में क्लेम कर सकते हैं? जो क्लेम करने का आपने एडवांस लिया तो 30 डेज आपके पास टाइम है बिल सबमिट करने के लिए। अब आप ये देख लीजिए कि पैसा खर्च करने और उसके बीच में 30 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो डिस्कशन वाली बात आ जाती है। नहीं सर, टीए मतलब ऑन ऑफिशियल टूर है, एलटीसी वगैरह नहीं है और एडवांस भी नहीं लिया है, नहीं लेकिन तो जो टूर है वो नेक्स्ट मंथ तक कंटिन्यू होता है, मतलब 25 से हाँ, नेक्स्ट 5 तक। तो उस बिल को जो बिल है वो उसमें जैसे मान लो दिसंबर से जनवरी हुआ है तो दिसंबर का एक बिल बनेगा और जनवरी का एक बनेगा, या फिर दोनों का एक ही बन सकता है? आप एक बना सकते हैं, जो अगर आप एडवांस नहीं लेते हैं और टूर का बिल करते हैं तो उसके लिए टाइम लिमिट 60 डेज है, आपको 60 डेज के अंदर बिल सबमिट कर देना चाहिए। नहीं तो फिर आपको रिलैक्सेशन लेना पड़ता है कि भाई जिस रीजन से आप नहीं कर पाए, उसमें 60 ही दिन है आपके पास। और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं तो सर और मेल। अगर कोई तो क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन था कि लीव के बारे में क्या सही है, तो उसमें एक क्या था? ऑप्शन में दिया, कल कोई मतलब एंड का सेकंड बार चेंज होती है, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि लीव के बारे में क्या सही है, तो जो अनमैरिड जो फीमेल होती है उनको मैटरनिटी लीव मिलती है या नहीं मिलती है? आपकी आवाज़ है ना क्लियर नहीं आ रही, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को आया हो तो क्वेश्चन रिपीट कर सकता है तो कर दे। मतलब ब्रेक ब्रेक होकर के आ रही है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। या तो आप टाइप कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये दिख रहा है कि सीएचएस के लिए क्या फादर इन लॉ मदर इन लॉ को इंक्लूड कर सकते हैं? सीएचएस में आप फादर मदर इन लॉ में से दोनों में से एक साइड भी कर सकते हैं। आप तो अपने फादर मदर को कर सकते हैं या फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को कर सकते हैं, मतलब दोनों में से एक परमिशन है। हाँ, दोनों मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ प्लस फादर एंड मदर दोनों परमिसेबल नहीं है, एक साइड आपका चलेगा। सर मेल एम्प्लॉय के केस में भी सर? मेल में भी ये प्रोविजन है, मेल में भी है। ये कुछ नया रिलैक्सेशन है ये सब, अभी 2 साल में मतलब रूल्स हैव बीन ड्रास्टिकली रिलैक्स्ड, मतलब हर चीज में, खासकर टीए हो गया, सीएचएस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस हो गया, जीपीएफ हो गया, इन चीजों में काफी रिलैक्सेशन है, मतलब और अच्छी बात है। मुझे लगता है अब जो है सीएचएस अब उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा हुआ है कि ही शुड, अब उसमें क्या लिखा है, ही शुड नॉर्मली रिसाइड विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो सीएचएस के लिए डिपेंडेंट पेरेंट्स है उसमें एलटीसी में क्या लिखा हुआ था, दे शुड बी लिविंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पर सीएचएस में क्या लिख, तो वो हटा दिया इन्होंने, अब वो डिस्पेंस ऑफ ही कर दिया कि अब सीएचएस में क्या लिखा हुआ है, दे शुड नॉर्मली लिव विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब नॉर्मली मतलब आते जाते भी रहते हैं तो चल जाते हैं।
सर जैसे हमारा सर सेकंड एसी का एंटाइटलमेंट है हाँ एलटीसी के लिए सर, अगर मान लीजिए सर अगर मैं मतलब फ्लाइट से जाना चाहूँ तो सर मुझे रिस्ट्रिक्ट करके सेकंड एसी का फेयर मिल सकता है क्या सर? हाँ मिल सकता है, रिस्ट्रिक्शन तो है ही उसमें, पर वो जो आपके कंडीशंस हैं उसको देखना पड़ेगा कि आप आईआरसीटीसी से ले रहे हैं, ऑथराइज होना चाहिए, जो लोएस्ट फेयर होगा वो होना चाहिए। जी जी जी। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अनमैरिड गवर्नमेंट फीमेल एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, उसमें मैरिज अनमैरिज का कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो चीज़ लिखा हुआ नहीं है उसको दे देना चाहिए, दे सकते हैं। उसमें सिर्फ लिखा हुआ है फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, हर जगह जहाँ आप देखेंगे मैटरनिटी लीव तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा हुआ है। तो अगर मैरिड अनमैरिड का तो उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है, तो दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय क्लास। मतलब ऑनलाइन क्लास इस तरह का तो बोरिंग लगता ही है, पर आई अप्रिशिएट योर इफर्ट्स कि आपने जो है बड़ा इंटरेक्टिव सा बना रखा, और क्वेश्चंस अच्छे थे आपके और रीजनेबल थे, तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। Okay, thank you so much, Vivek Kumar ji. Thank you for taking the 4 sessions, 2 today and 2 yesterday, and you have comprehensively covered the various topics related to pay allowances, leave rules, advances, PF, and today's topic of TA, TT, LTC claims, joining time, etc. And काफ़ी participants की queries भी थी कुछ कुछ, तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से उन सब का जो है you have resolved those queries. I hope that all those queries have been resolved. And thank you on behalf of National Water Academy. I convey my heartfelt gratitude for taking these 4 sessions. So thank you so much, Vivek Kumar ji, and थैंक यू सर। hoping to see you again in our future programs. थैंक यू फॉर Thank you. कंसिडरिंग मी सर। Yeah, थैंक यू always, थैंक always. यू। Thank you then to all the participants. So we will now assemble for the post-lunch sessions at 3 o'clock. So meanwhile, please take your break. Thank you.